नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक एंड टेल यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो एग्जाम के लिए एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू सीरीज, जो कि उत्तराखंड स्पेशल होने वाली है, जिसमें हम आपको एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू और उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम आपको पहले अपने टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देंगे और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद हम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या आप हमें कमेंट के माध्यम से टेलीग्राम लिंक कमेंट कर सकते हैं और हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं बागेश्वर जनपद के सुपर 30 एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, बागेश्वर जिले का गठन अल्मोड़ा से अलग करके किस तिथि को किया गया था? सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि बागेश्वर का अलग जिला किससे काट कर बना था, तो वो बना था अल्मोड़ा से। और दोस्तों बागेश्वर जिले का गठन जो है 15 सितंबर 1997 को हुआ था, और ये किस उसमें दिया गया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा बागेश्वर जिले का जो गठन हुआ था वो 15 सितंबर 1997 को हुआ था, और वो किससे अलग होके नया जिला बना था, तो वो बना था अल्मोड़ा से। और दोस्तों बागेश्वर को ही जो पौराणिक तीर्थों में इसे अग्नि तीर्थ और नीलगिरी भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आपको ये पॉइंट्स याद नहीं है आप एक नोटबुक पे ये नोट कर सकते हैं। और दोस्तों उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में है, बागेश्वर जो है वो हमारे राज्य के 4 आंतरिक जिले हैं, उनमें से एक आंतरिक जिला है। और दोस्तों अन्य आंतरिक जिले कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों जो हमारे 4 आंतरिक जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है, तो वो है रुद्रप्रयाग, टिहरी और अल्मोड़ा, और उसके अलावा लास्ट है दोस्तों बागेश्वर। तो आपको ये 4 जिले भी याद रखने हैं, और इनमें से 2 आंतरिक जिले हैं गढ़वाल के और 2 आंतरिक जिले हैं कुमाऊं के। गढ़वाल के कौन से 2 जिले हैं, तो वो है रुद्रप्रयाग और दूसरा है टिहरी। और कुमाऊं क्षेत्र के 2 आंतरिक जिले कौन कौन से हैं, तो वो है टिहरी और अल्मोड़ा। बात करें दोस्तों बागेश्वर जिले के क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल भी काफी बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है बागेश्वर जिले का क्षेत्रफल जो है 2246 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला है। और दोस्तों सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है चंपावत, और जिसका क्षेत्रफल कितना है 1766। और अभी आपको किसका याद करना है, अभी आपको याद रखना है बागेश्वर का। बागेश्वर का क्षेत्रफल है 2246। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। एक ही उसमें मैंने कोशिश करी है कि जब भी आप वीडियो देखो आपकी सारी चीजें एक ही उसमें कवर हो जाए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। मैंने आपके लिए आगे बेहतर क्वेश्चन रखे हैं, और जो अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। और उसके अलावा दोस्तों बागेश्वर नगर पालिका का गठन जो है 1968 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों कई बार तहसीलें भी पूछी जाती हैं, कि जैसे पूछ लिया जाए कि बागेश्वर में कितनी तहसीलें हैं, तो आपको याद रखना है बागेश्वर में कुल 6 तहसीलें हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कुमाऊं का स्विट्जरलैंड यानी कि कौसानी किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुमाऊं का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कौसानी। और दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको कौसानी को बताना है कि वो किन 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है कोसी और गरुड़ गंगा। और जो ये कौसानी क्षेत्र है दोस्तों, ये जो है पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। कई बार पहाड़ी भी पूछ ली जाती है कि कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है पिंगनाथ पहाड़ी। और ये किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये है कोसी और गरुड़ गंगा नदियों के मध्य ये क्षेत्र बसा हुआ है। और दोस्तों उसके अलावा जो महात्मा गांधी थे, तो जब वो कौसानी आए थे, उन्होंने कौसानी प्रवास किया था, तो उस टाइम जो है दोस्तों महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था या संज्ञा दी थी, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है
कि निम्न में से किस क्षेत्र को महात्मा गांधी द्वारा भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी गई थी? तो आपको याद रखना है कौसानी। उसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है अनासक्ति योग। जब गांधी जी ने कौसानी पर 12 दिन का प्रवास किया था तो उस टाइम जो है महात्मा गांधी द्वारा अनासक्ति योग पर टीका लिखा था। तो ये भी आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग पर टीका लिखा था। तो आपको याद रखना है कौसानी। और 12 दिन तक कहाँ पर महात्मा गांधी ने प्रवास किया था? तो वो किया था कौसानी, आपको याद रखना है। और दोस्तों सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कौसानी का पुराना नाम जो है बलना था। ये आपको याद रखना है कि मतलब कई बार क्वेश्चन पुराने नाम या प्राचीन नाम से भी पूछे जाते हैं। लगभग आपने देखा ही होगा कि सभी एग्जाम में 1 ना 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मैच करने के लिए पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है। वैसे मैंने सारे जिले में जितने भी इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं उनके जो है प्राचीन नाम भी आपको कवर करवाए हैं। तो आपको याद रखना है कौसानी का प्राचीन नाम क्या है? तो वो है बलना। और दोस्तों कौसानी का नाम कौसानी क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ पर जो है कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण ही यहाँ का नाम कौसानी पड़ा था। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कौसानी में ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम था जिसका नाम था लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम की शुरुआत जो है 1941 में गांधी जी की शिष्या थी एक जिनका नाम था सरलाबेन। उन्होंने जो है कौसानी में लक्ष्मी आश्रम बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन इनका असली नाम मतलब जो इनका वास्तविक नाम था सरलाबेन का वो भी पूछा जाता है। तो वो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है कि सरलाबेन का वास्तविक नाम क्या है। दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन के माध्यम से जिन जिन क्वेश्चन को मैं आपको पूछ रही हूँ तो जरूर बता दिया करें कि मतलब मैं इसलिए आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको सच में इंटरेस्ट आना है। और मैं इसलिए भी बताती हूँ कि मतलब इसलिए भी आपसे पूछती हूँ कि सारी चीजें मैं कवर नहीं करवा सकती हूँ एक ही वीडियो में। मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं एक ही उसमें आपको तैयार करवा सकूँ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको स्थान दिए गए हैं और एक तरफ आपको स्थल दिए गए हैं या व्यक्ति दिए गए हैं। तो आपको उनसे मैच करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिया है लक्ष्मी आश्रम। तो दोस्तों लक्ष्मी आश्रम की स्थापना जो है मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी में की थी सरलाबेन ने। और दोस्तों अनासक्ति आश्रम का संबंध जो है महात्मा गांधी से है। और दोस्तों अंबर चरखा केंद्र की स्थापना जो है जीत सिंह टंगडिया द्वारा की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों पंत विथिका संग्रहालय जो कि एक लघु संग्रहालय था इसकी स्थापना जो है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आपने वैसे तो इनकी प्रैक्टिस हमारे टेलीग्राम चैनल से मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। तो आपने वहां से पीडीएफ से कर ही लिए होंगे। और अगर आपने नहीं लगाए हैं इनके आंसर तो अभी आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगा सकते हैं। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जो है हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता थे जिनका जन्म जो है कौसानी पे हुआ था। आपको ये भी याद रखना है। और आपको ये बताना है कि उन्हें हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था वो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। और दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछा था कि सरलाबेन का वास्तविक नाम क्या है। तो दोस्तों मुझे वैसे पता रहता है कि आप तो कमेंट करेंगे नहीं क्योंकि आपको लगता होगा कि क्या जरूरत है कमेंट करने की, कोई इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी है, ऐसे आपको लगता होगा। मैं इसलिए आपको खुद ही बता देती हूँ। सरलाबेन का वास्तविक नाम जो है कैथरीन हेलमन था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको ये कवर करवा दिया है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कौसानी जो है दोस्तों कौसानी को कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है। और कौसानी की जगह पर अगर आपसे ऑप्शन में बलना दिया जाए तो आपको याद रखना है कि कुमाऊं का गहना किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कौसानी यानी कि बलना। उसके अलावा दोस्तों कौसानी में जो महात्मा गांधी आए थे वो 1929 को आए थे। और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर यंग इंडिया के लेख में ही कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कथन ए है
बागेश्वर सरयू और गोमती नदियों के संगम पर बसा हुआ है। कारण आर है, यह नगर उत्तर में विलेश्वर और दक्षिण में नीलेश्वर पर्वतों के मध्य स्थित है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आपको इनका आंसर कैसे लगाना है। अभी फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ, क्योंकि आपको फिर वीडियो लंबी लगती है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। तो दोस्तों बागेश्वर नगर जो है एकदम सही है कि ये सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। और दोस्तों जो बागेश्वर है इसके उत्तर में विलेश्वर और दक्षिण में नीलेश्वर पर्वतों के मध्य बागेश्वर बसा हुआ है। यानी कि दोनों दोस्तों कथन ए भी सही है और कारण भी सही है, पर ये जो है एक दूसरे को की मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है। मतलब जो कारण दिया है वो कथन की व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। मतलब सरयू और गोमती नदियों के मध्य बसा हुआ होने से और उसका उत्तर में विलेश्वर और दक्षिण में नीलेश्वर होने से मतलब इसका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। पर दोस्तों आपको याद रखना है कथन एकदम सही है, तो आपको इनको भी नोट करना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बागेश्वर का पौराणिक नाम मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया है, एक बार फिर बताती हूँ। बागेश्वर का पौराणिक नाम जो है मानस खंड में मिलता है, और इसका पौराणिक नाम मानस खंड में क्या मिलता है, तो वो मिलता है नीलगिर। तो आपको याद रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों अग्नितीर्थ जो है बागेश्वर के जो पूर्व दिशा में सूर्य कुंड है और पश्चिम दिशा में अग्नि कुंड है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों बागेश्वर को ही वाणीश्वर या शिव नावी के रूप में ही पूजा की जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कुलीबेगार प्रथा का अंत बागेश्वर में किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों कुलीबेगार का अंत जो है 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी के अवसर पर, उत्तरायणी मेला लगता है ना, तो उत्तरायणी के अवसर पर ही बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में सरयू नदी के तट पर ही कुलीबेगार के रजिस्टर बहाकर इस प्रथा का अंत किया था। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है कि कुलीबेगार प्रथा का अंत कब हुआ था, तो वो हुआ था 14 जनवरी 1921। और दोस्तों स्थान आपको याद रखना है बागेश्वर। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस अवसर पर कुलीबेगार प्रथा का अंत हुआ था, तो वो आपको याद रखना है उत्तरायणी मेला के अवसर पर। और दोस्तों उसके अलावा आपको याद रखना है नदी भी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है सरयू नदी के तट पर। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों कुमाऊं केसरी इस आंदोलन के बाद ही दोस्तों जो हमारे जननायक जो थे बद्रीदत्त पांडे, उनको जो है कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निम्न में से कुमाऊं केसरी की उपाधि किसको दी गई है, तो दोस्तों आपको याद रखना है बद्रीदत्त पांडे को। और दोस्तों कई बार इस प्रकार से भी कथन के माध्यम से पूछ लिया जाएगा कि मतलब 1-2 कथन दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है या सही है। तो दोस्तों जो ये कुमाऊं केसरी की उपाधि दी थी वो इसी आंदोलन को मतलब सफलता पूर्वक बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में किया था, इसीलिए उनको ये उपाधि दी गई थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों स्वामी सत्यदेव जो है, स्वामी सत्यदेव जी भी जब कुलीबेगार का अंत हुआ था उस टाइम वो भी बागेश्वर में ही मौजूद थे, आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों सरयू नदी के तट पर आंदोलन के दौरान जो है 40,000 लोगों ने कुलीबेगार न देने की कसम खाई थी, ये भी आपको याद रखना है। कई बार जनसंख्या भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है 40,000 लगभग लोग थे। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके मन में अगर आता होगा कि रजिस्टर बहाने से क्या हुआ था, तो दोस्तों मतलब रजिस्टर से क्या मतलब था इस आंदोलन का। तो दोस्तों जो रजिस्टर होता था उसी में जो है बेगार का मतलब माल गुजारी सब कुछ उन्हीं के पास रहती थी, उसी में लेखा जोखा रहता था, इसलिए उन्होंने उन रजिस्टर को ही सरयू नदी में बहा दिया था कि अब जो है इसमें कुछ भी लिखा नहीं जाएगा और इस प्रकार की कोई भी प्रथा उत्तराखंड में नहीं चलेगी। तो ये भी आपको याद रखना है।
बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बागेश्वर स्थित पिंडारी ग्लेशियर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले आपको कौन सा कथन असत्य है इसी को सर्कल कर देना है, क्योंकि आपको असत्य पूछा है ना कि सत्य। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपके लिए सारे ऑप्शन पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सब इस तरीके के क्वेश्चन जो है मतलब सुन के अगर चीजें ज्यादा बेहतर याद हो तो वो मतलब ज्यादा सही रहता है और वही स्थायी भी रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो पिंडारी ग्लेशियर है यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है, यह कुमाऊं और चमोली में फैला हुआ है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, इस ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिंडारी ग्लेशियर जो है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और दोस्तों सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ये पिंडारी ग्लेशियर है ये बागेश्वर और चमोली में ही फैला हुआ है, ये भी सही हो जाएगा। और जो सी दिया है कि मतलब जो पिंडर नदी है उसका उद्गम भी जो दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर से होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि असत्य है। तो दोस्तों तो डी जो है दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर के संदर्भ में असत्य कथन हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि डी ऑप्शन क्यों गलत है। तो दोस्तों जो पिंडारी ग्लेशियर की खोज का श्रेय जाता है वो कमिश्नर ट्रेल को नहीं जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है पिंडारी ग्लेशियर की खोज नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ट्रेल पास दर्रे की खोज की थी, जो कि बागेश्वर से पिथौरागढ़ को जोड़ता है। और दोस्तों इस ट्रेल पास दर्रे की खोज उन्होंने कब की थी? तो वो की थी 1830 में। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए बेहतर प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप प्रैक्टिस करें चाहे स्किप करें या कुछ करें, वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको नहीं बोलूंगी, आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, आप करें तो करें, ना करें तो ना करें। क्योंकि दोस्तों एक दो बच्चे ही ऐसे हैं कि जिनके लिए मुझे मेहनत करती हूँ मैं कि मुझे बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट देना, क्योंकि उनके हर वक्त कमेंट आते हैं कि ऐसा है वैसा है। चलिए आप मत करिए, आपसे कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, कोई फी नहीं ले रही हूँ। उससे पहले मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ कि एकदम आप पहले प्रैक्टिस करें, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं आप उन पर फोकस करें और उसके बाद वीडियो सोल्यूशन भी फ्री में देखें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ। एक्स्ट्रा फैक्ट है ट्रेल पास दर्रा सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेल पास दर्रा किन जिलों को जोड़ता है? तो दोस्तों ट्रेल पास दर्रा जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है और इसकी खोज जो है कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1830 में की थी। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पिंडारी ग्लेशियर जाने का जो अंतिम पड़ाव है वो जो है फुरकिया पड़ाव है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पिंडर नदी के आसपास ही भोजपत्र काफी मात्रा में मिलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आयोग पूछ लेता है या पूछ सकता है कि पिंडर नदी के आसपास पर किस वृक्ष की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है? तो आपको याद रखना है भोजपत्र। उसके अलावा दोस्तों फोर्थ इम्पोर्टेंट, कुछ मैंने आपको ग्लेशियर इसमें बागेश्वर के लिखवाए हैं, मतलब कवर करवाए हैं। तो आपको याद रखना है कि कफनी, सुंदरडुगी और मेघतौल जो है बागेश्वर में ही स्थित है। आपको याद रखना है कफनी ग्लेशियर, सुंदरडुंगी ग्लेशियर और मेघतौल बागेश्वर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के समय हुआ था? तो दोस्तों जो बागेश्वर में बैजनाथ मंदिर है इसकी स्थापना जो है कत्यूरी राजवंश के समय पे हुई थी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो बैजनाथ है वो जो है गोमती और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि बैजनाथ जो कभी कत्यूरी की राजधानी होती थी तो वो कहाँ थी? तो उसका उस टाइम पे जो है दोस्तों जो बैजनाथ का जो उस टाइम पे नाम था तो उसका नाम था रणचूला, और रणचूला जो है कत्यूरी की राजधानी होती थी। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों जो बागेश्वर का बैजनाथ है वहां पर एक मतलब कुछ मूर्तियां भी मिली हैं, मतलब मूर्तियां भी वहां पर है, जो है अदमकद जो है पार्वती की पत्थर की मुख्य मूर्ति जो है यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है
बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जो है 1602 में चंद शासक लक्ष्मी चंद द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी चंद। और दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैजनाथ जो है, बैजनाथ का जो पूरा स्थल है वो जो है 3 भागों में विभाजित है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है तेलीहाट, दूसरा है बैजनाथ, तीसरा है कोट। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला बागेश्वर में किस पर्व पर आयोजित होता है? तो दोस्तों जो बागेश्वर में उत्तरायणी मेला लगता है वो जो है मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी संक्रांत के अवसर पर लगता है। मतलब गढ़वाल क्षेत्र में इसे खिचड़ी संक्रांत कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मकर संक्रांति ऑप्शन किस में दिया गया है? तो वो दिया है ऑप्शन नंबर बी में। और दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तरायणी मेला किन नदी के संगम पर लगता है? तो वो लगता है सरयू या गोमती नदी के संगम पे। कभी कभी आपसे सरयू सरयू पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। ऑप्शन में कभी कभी सरयू सरयू दिया जाता है तो आपको याद रखना है। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो ये उत्तरायणी मेला है ये जो है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है व्यापारिक मेला। तो दोस्तों जो ये उत्तरायणी मेला है ये जो है प्राचीन समय में भोटिया व्यापारियों का व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उत्तरायणी मेला में चचरी जो है, चचरी नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। ये भी आपको याद रखना है कि किस अवसर पर चचरी नृत्य किया जाता है, तो आपको याद रखना है उत्तरायणी मेला में। और दोस्तों शेरमन ओकले द्वारा 1905 में होली हिमालय में उत्तरायणी मेले का जिक्र किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। पुस्तक का नाम है होली हिमालय। और दोस्तों किसकी है ये पुस्तक? तो ये है शेरमन ओकले। इसके अलावा दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वराज मंदिर। स्वराज मंदिर जो है 1929 में गांधी जी ने स्वराज मंदिर का शिलान्यास किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कौसानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थली कौसानी है। दूसरा कथन दिया है, कौसानी को कुमाऊं का गहना कहा जाता है। और तीसरा कथन दिया है कि यहाँ गांधी जी की शिष्या सल्लाबेन ने 1941 में लक्ष्मी आश्रम बनाया था। तो दोस्तों उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, नीचे कूट के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों ये इसमें जो है आपका बेहतर रिवीजन होगा। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका रिवीजन होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म स्थल थी वो कौसानी में है और यहीं पे उन्होंने एक लघु संग्रहालय भी बनाया था। और दोस्तों जो सेकंड कथन में दिया है तो वो है कौसानी को कुमाऊं का गहना कहा जाता है। और कौसानी का एक दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, वो है बलना। और दोस्तों और जो गांधी जी की शिष्या थी सल्लाबेन, उन्होंने ही मतलब कौसानी में 1941 में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। ये भी एकदम सटीक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है सारे कथन या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों कौसानी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। कौसानी जो है पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो कौसानी का आधुनिक स्वरूप है, इसके संस्थापक जो है कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। हेनरी रैमजे को ही माना जाता है कौसानी का जो आधुनिक स्वरूप है ना, तो उसके संस्थापक जो है हेनरी रैमजे को माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो कौसानी में सुंदर चाय के बागान है, तो कौसानी जो है इन सुंदर चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौसानी में सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय को पंत विधिका भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बागेश्वर जिला में खड़िया यानी कि सॉफ्टवुड के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दोस्तों खनिज से भी एक ना दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको याद रखने हैं। फिलहाल अभी बागेश्वर से खड़िया उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र पूछा है। तो दोस्तों बागेश्वर का जो दानपुर परगना है, मल्ला दानपुर, वो जो है क्वेश्चन नंबर 10 के बी में दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कुछ पॉइंट मैं आपको ऐसी बता देती हूँ कि बागेश्वर जिला जो है खड़िया यानी कि सॉफ्टवुड उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर आता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि
सॉफ्टटॉन या खड़िया उत्पादन में निम्न में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आता है? तो आपको याद रखना है बागेश्वर जिला। और दोस्तों यहाँ का जो एक क्षेत्र विशेष अगर पूछा जाए तो दानपुर क्षेत्र जो है, यहाँ पर उत्तम किस्म का खड़िया पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों, मैग्नेसाइट जो है पिथौरागढ़ के चंडाक के बाद बागेश्वर में ही मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको मतलब ऑप्शन में बागेश्वर ना दिया हो तो आप चंडाक पिथौरागढ़ लगा सकते हैं। और दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है? तो आपको याद रखना है बागेश्वर। मैग्नेसाइट की बात हो रही है, ये भी आप याद रखिए। और दोस्तों सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बागेश्वर जिला है वहाँ पे जो है तांबे के निक्षेप भी पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो बागेश्वर की गरुड़ घाटी है, इसे जो है बागेश्वर का धान का कटोरा भी माना जाता है या कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सी नदी की घाटी को? तो वह है गरुड़ गंगा घाटी। इसे जो है धान का कटोरा की संज्ञा दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ताम्र उत्पादन में या ताम्र शिल्प में बागेश्वर का टमटा समुदाय ताम्र शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। टमटा समुदाय किस जिले का है? तो ये मुख्यतः जो है बागेश्वर जिले का ही टमटा समुदाय ताम्र शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोट भ्रामरी देवी का मंदिर बागेश्वर के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों कोट भ्रामरी का मंदिर जो है बागेश्वर के बैजनाथ या गरुड़नाथ क्षेत्र में स्थित है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो कोट भ्रामरी देवी है, ये जो है कत्यूरों की आदिष्टि देवी है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो आपको इसको याद रखना है कि कत्यूरों की आदिष्टि देवी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कोट भ्रामरी या कोट ग्रामरी। कहीं पर कोट भ्रामरी दिया हो उसका मतलब भी वही है, और कहीं पे कोट ग्रामरी दिया हो तो उसका मतलब भी वही है। और दोस्तों ये जो मंदिर है, ये जो है गरुड़ तहसील के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है रणचूला जो है, ये मंदिर जो है रणचूला दुर्ग के समीप स्थित है। सामान्य सी बात है दोस्तों, अगर ये मतलब कत्यूरों की आदिश्री देवी थी तो इसका मंदिर जो है उन्होंने जरूर अपनी राजधानी के समीप ही बनाया होगा, क्योंकि कत्यूरी की राजधानी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था तो वो थी रणचूला कोट। बेसिक चीजें हैं दोस्तों, सुनते भी जाइए और दिमाग में बिठाते भी जाइए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जाते हैं उसका पैटर्न किसी को नहीं पता है। आप ये कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों नंदा अष्टमी के अवसर पर इस मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्थानीय लोग जो है कोट भ्रामरी को कोट माई के नाम से भी पूछते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कमिश्नर ट्रेल थे इन्होंने जो है जो उनके अपने विवरण थे उन्होंने जो है कोट भ्रामरी मंदिर का उल्लेख जो है उन विवरणों में किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन ए है बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। कारण आर है पौराणिक ग्रंथों और अग्नि पुराण में इस क्षेत्र का नाम नीलगिरी मिलता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चंस को कैसे हल करना है ये मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ, डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो दोस्तों ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये बागेश्वर है, बागेश्वर का पौराणिक नाम जो है नीलगिर है, जिसका उल्लेख जो है स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है। तो आपको याद रखना है नीलगिरी किस पुराण में इसका नाम मिलता है, तो दोस्तों वो है स्कंद पुराण का मानस खंड। और उसके अलावा दोस्तों इसका उल्लेख जो है अग्नि पुराण में भी मिलता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों व्याघ्रेश्वर, बागेश्वर का नाम व्याघ्र यानी कि बाघ रूपी शिव के कारण व्याघ्रेश्वर पड़ा था। तो आपको याद रखना है बाघ को ही व्याघ्र भी कहा जाता है। अगर आपने संस्कृत में कहीं पर बहुत सी जगह पे लिखा रहता है बाघ की जगह व्याघ्र लिखा रहता है, तो आपको याद रखना है। इसीलिए बागेश्वर का नाम जो है शिव के बाघ रूपी होने के कारण भी बागेश्वर का नाम व्याघ्रेश्वर पड़ा है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है बागेश्वर को ही उत्तराखंड का वाराणसी और व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, माना जाता है कि जो मार्कंडेय ऋषि थी उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों
शिव नावी, इसे जो है शिव की नावी के रूप में भी पौराणिक ग्रंथों में इसको मान्यता मिलेगी। इसको किसको? बागेश्वर को। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको झरने दिए हैं और दूसरी तरफ आपको स्थान दिए हैं, आपको इनको मैच करना है। झीलम झरना भी बागेश्वर में ही स्थित है। और दोस्तों देवी कुंड जो है सुंदर डुगा ग्लेशियर के पास स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा सुंदर या सुकुंड ताल, ये भी बागेश्वर जनपद में है। और दोस्तों कफनी बुग्याल भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, वो भी है बागेश्वर जिले में ही स्थित है। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों झीलम और बेटुआ झरना जो है ये भी बागेश्वर में ही स्थित है, आपको याद रखना है। मैंने अभी आपको क्या बताया है, झीलम और बेटुआ झरना बागेश्वर में ही स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों देवी कुंड इसकी विशेषता है, इसका पानी जो है हमेशा ठंडा रहता है और ये जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कुंड है। सॉरी दोस्तों, झरना नहीं कुंड है ये, देवी कुंड जो है पवित्र कुंड है बागेश्वर जनपद का, ये भी आपको याद रखना है। और सुकुंड जो है स्थानीय लोगों के लिए एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा बागेश्वर में द्रोणथोल, यह जो एक जंगली सानी उडियार के पास बागेश्वर में स्थित है। अगर आपको पूछा जाए द्रोणथोल कहाँ स्थित है तो आपको याद रखना है बागेश्वर में ही। और दोस्तों महतोली जो है सुंदर डूंगा ग्लेशियर के पास ही स्थित एक बुग्याल है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जितने भी मैंने आपको झरने लिखाए हैं, आपको वैसे तो क्षेत्र विशेष कम ही पूछा जाता है, डायरेक्ट इनको मैच करने के लिए दिया जाता है। एक तरफ आपको जिले दिए जाते हैं और दूसरी तरफ कुंड या ताल दिए जाते हैं और उनको मैच करना होता है, इस प्रकार से दिए जाते हैं। अभी मैं आपके लिए जिला स्पेशल सीरीज ला रही हूँ, तो मैंने क्षेत्र विशेष से ही इनको पूछा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बागेश्वर जिले के कांडा क्षेत्र के बारे में सही तथ्य चुनिए। मैं विकल्प पढ़ लेती हूँ क्योंकि विकल्प पढ़ना इसमें बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो दोस्तों जो बागेश्वर जिले का कांडा क्षेत्र है, यह जो है बागेश्वर पिथौरागढ़ मार्ग पर एक छोटा सा कस्बा है। और ऑप्शन नंबर बी है, यह अपनी सुंदर घाटियों और चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ काली मंदिर स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बागेश्वर का कांडा क्षेत्र है वहां पर जो है सबसे पहले क्या है, ये जो है एक छोटा सा कस्बा है जो कि बागेश्वर से पिथौरागढ़ मार्ग पर पड़ता है। और दोस्तों जो ये कांडा क्षेत्र है उसकी विशेषता है कि यहाँ पर सुंदर घाटियां हैं और यहाँ पर चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक काली का मंदिर भी है। तो आपको याद रखना है, अगर कभी क्षेत्र विशेष पूछा जाए कि बागेश्वर जनपद में काली मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कांडा क्षेत्र बागेश्वर। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों शिक्षा का केंद्र, मैंने इस प्रकार से आपके लिए पॉइंट्स बनाए हैं कि आप जो है डायरेक्ट इसको जब भी आप पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको एकदम पता चल जाए कि ये जो है शिक्षा का केंद्र भी है। मतलब मैंने एक तरीके से हेडिंग आपके लिए ये डाली है आगे ना। तो दोस्तों कांडा को बागेश्वर का एक विशेष महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र भी माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि कांडा की विशेषता में क्या क्या है। और दोस्तों प्राचीन नाम जो है कांडा का संबंध जो है कत्यूरी काल के इतिहास से भी जोड़ा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कांडा क्षेत्र का संबंध किस राजवंश के इतिहास से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कत्यूरी काल। और दोस्तों कांडा क्षेत्र के आसपास जो है मैग्नेसाइट के भंडार भी पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों ये जो कांडा क्षेत्र है यहाँ पर सांस्कृतिक महत्व भी है, तो ये जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको इसके बारे में विशेष पढ़ना है। और दोस्तों यह जो है कई स्थानीय त्योहार और परंपराओं के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये मतलब जो बागेश्वर जनपद का ये जो क्षेत्र है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो आपको इस प्रकार के जो भी क्षेत्र है उनको भी थोड़ा थोड़ा सबके बारे में थोड़ा नॉलेज लेके चलना है, ताकि आपका बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, कत्यूरी राजाओं की कुल देवी कोट की माई का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि कोट की माई यानी कि कोट भ्रामरी का मंदिर बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। और दोस्तों बैजनाथ को ही गरुड़नाथ भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो है कत्यूरी की कुल देवी थी
कई बार कुल देवी भी मैच करने को आ जाती है कि चंदू की कुल देवी कौन थी, पवारू की कुल देवी कौन थी, तो आपको सारे याद करके चलना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, बैजनाथ के पास रणचूला कत्यूरी राजाओं का मुख्य दुर्ग था और यही जो है उनकी राजधानी भी थी, मैंने अभी आपको कवर करा था। और दोस्तों इसका जीर्णोद्धार जो है समय समय पर स्थानीय राजाओं द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों बैजनाथ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कई बार इसको आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपकी सारी चीजें कवर हो पाए। तो दोस्तों बैजनाथ जो है गोमती और गंगा नदी के संगम पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों बैजनाथ मंदिर में जो एक कुंड है वहां पर जो है मछली मारना वर्जित है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि किस आंदोलन की सफलता के बाद मिली थी? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए दोस्तों ये PYQ में क्वेश्चन पूछा गया है और ये अभी आ गया है। तो दोस्तों कुमाऊं केसरी की जो उपाधि BD पांडे को मिली थी वो जो है कुलीबेगार आंदोलन के बाद ही मिली थी, क्योंकि उन्होंने इस पे बहुत ही अच्छा सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, इसलिए उनको अंत में कुमाऊं केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, जो शक्ति साप्ताहिक समाचार पत्र था वो बद्रीदत्त पांडे द्वारा शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का जो है संपादन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों BD पांडे ने ही अपने जेल प्रवास के दौरान ही उन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक भी लिखी थी, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बद्रीदत्त पांडे जो है अपने आप में एक लोक नायक और लोक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। लोक प्रसिद्ध क्या, ये मतलब पूरे राष्ट्र में ही प्रसिद्ध थे, तो इसलिए दोस्तों इनके बारे में पढ़ के जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति विशेष से भी पूछा जाता है, जो उत्तराखंड के विशेष व्यक्ति हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और दोस्तों 1965 में जो कुमाऊं केसरी यानी कि BD पांडे थे उनका देहांत हो गया था। और दोस्तों ये जो है अल्मोड़ा लोकसभा सीट से ये सांसद भी रहे थे, लोकसभा सांसद भी रहे थे, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सुंदरडुंगा धाकुड़ी पर्यटन स्थल बागेश्वर के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों सुंदरडुंगा धाकुड़ी क्षेत्र जो है अपने आप में बागेश्वर का एक मुख्य पर्यटन केंद्र है या पर्यटन स्थल है। तो दोस्तों ये जो है कपकोट क्षेत्र में स्थित है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का भी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो ये सुंदरडुंगा ग्लेशियर और धाकुड़ी टॉप है ना, तो ये जो है कपकोट तहसील में पड़ता है। और दोस्तों यहाँ जो है यहाँ पे मतलब इस जो धाकुड़ी टॉप है यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए विश्व से लोग आते हैं, तो अपने आप में ये क्या हो जाएगा, बागेश्वर से इम्पोर्टेंट स्थल हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर का द्वार जो है किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि और जो है काफी घिसे पिटे हो गए हैं, तो अब आयोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों धाकुड़ी को ही पिंडारी और सुंदरडुंगा ग्लेशियर का प्रवेश द्वार माना जाता है। कितने ग्लेशियर बताए मैंने इसमें? तो मैंने इसमें जो है 2 ग्लेशियर बताए हैं, एक है पिंडारी ग्लेशियर और एक है सुंदरडुंगा ग्लेशियर। इनका प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? धाकुड़ी। और धाकुड़ी टॉप क्या है, एक ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है ये। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है मैकटोल जो है सुंदरडुंगा के पास एक मैकटोल चोटी है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इस क्षेत्र में वनस्पति के मामले में इस क्षेत्र में कई दुर्लभ हिमालयी औषधि और वनस्पति पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और महतौल और कफनी ये जो है बुग्याल हैं जो कपकोट क्षेत्र के ही अंतर आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? दोस्तों शैलियां पूछी जाती हैं, मैं आपको कई बार बताती हूँ कि शैलियां पूछी जाती हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में भी पढ़ना है। तो दोस्तों जो बागनाथ मंदिर है बागेश्वर का, ये जो है नागर शैली में बना हुआ है। और नागर शैली किस ऑप्शन में दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर B में। तो दोस्तों जो बागनाथ मंदिर है वो जो है उत्तर भारतीय नागर शैली में बना हुआ है, यानी कि शिखर शैली में बना हुआ है। और दोस्तों इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये जो है चंदू के समय का था, यानी कि चंदू के शासन काल का ये वर्तमान स्वरूप है, तो आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों 1602 में जो बागनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार जो है राजा लक्ष्मीचंद द्वारा किया गया था।
जिसे लकुली बिराली भी कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है, हिस्ट्री भी पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है लगभग हिस्ट्री से 7 और 8 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको हिस्ट्री भी क्लियर रखनी है। और दोस्तों, मंदिर के भीतर जो है बाणेश्वर शिवलिंग भी स्थापित है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है शिव ने जो है, जो शिव भगवान थे, उन्होंने मार्कंडेय ऋषि के लिए बाघ का स्वरूप धारण किया था, इसीलिए इसका नाम बागेश्वर या व्याघ्रेश्वर कहा जाता है। और दोस्तों, अभिलेख में यहाँ के कई प्राचीन यहाँ से जो है कई प्राचीन कत्यूरी और चंदकालीन अभिलेख मिले हैं, तो आपको वो भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी में किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में गांधी जी की शिष्या सल्लाबेन ने की थी। और दोस्तों, ये जो है लक्ष्मी आश्रम कहाँ है? ये है कौसानी में। और दोस्तों, जो कस्तूरबा मतलब ये जो आश्रम की स्थापना कौसानी में की गई थी, ये जो है कस्तूरबा महिला उत्थान के लिए लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। आपको उद्देश्य भी इसके याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों, सल्लाबेन जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये किस मूल की नागरिक थी, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड मूल की। और ये किसकी शिष्या थी? ये थी महात्मा गांधी की ये शिष्या थी। और इनका वास्तविक नाम जो है कैथरीन हेलमन था, तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों, जो लक्ष्मी आश्रम था, उसने जो है स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने जो भी भूमिका निभाई थी, सक्रिय भूमिकाएं उत्तराखंड से स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई थी। तो दोस्तों, ये इसी आश्रम की बदौलत यहाँ की महिलाएं संगठित हुई थी, और उसके बाद आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दोस्तों, सल्लाबेन को जो है पद्म विभूषण भी मिला था। और दोस्तों, सल्लाबेन को पद्म विभूषण किस लिए मिला था? तो ये जो है उनकी समाज सेवा के लिए उनको दिया था। तो दोस्तों, मतलब ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि कोई महिला जो है भारत से आकर, मतलब इंग्लैंड से आकर, और तब उसने भारत में इतना अच्छा काम करा, निस्वार्थ होके समाज सेवा करी, तो ये अपने आप में पद्मश्री क्या, इनको तो बहुत अच्छे वो सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए युगों युगों तक। तो हम तो कम से कम इनके बारे में पढ़ सकते हैं और पढ़ा ही सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, लक्ष्मी आश्रम से ही राधा बहन थी। राधा बहन जो है, ये सल्ला बहन की जब मृत्यु के बाद जो है, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो तब जो है इस आश्रम का कार्यभार जो है राधा बहन ने संभाला था। और दोस्तों, एक आपको मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है कि इसी महिला आश्रम, ये मतलब इसी लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी एक महिला थी, जिसने कहा था कि रो नहीं बहनों और आगे बढ़ो। ये किसने कहा था? आपको मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बागेश्वर जिले के गरुड़ घाटी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बागेश्वर जिले की जो गरुड़ घाटी है, उसे जो है धान का कटोरे के नाम से जाना जाता है। और ये धान का कटोरा किस ऑप्शन में दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों, जो मुख्य स्थल है उनको हमको जरूर मतलब कवर करके जाना ही जाना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं। मैंने ये स्पेशल सीरीज आपके लिए इसीलिए चलाई है कि अगर आप आज देखो, चाहे कल देखो, चाहे 1 साल बाद देखो, चाहे 2 साल बाद देखो, तो आपको लगे कि हमने कम से कम पढ़ा है और हमारी बहुत सी सारी चीजें जो है कवर हो पाई हैं। तो दोस्तों, जो ये बागेश्वर की गरुड़ घाटी है, ये अपनी उपजाऊ भूमि और धान के बम्पर उत्पादन के लिए जानी जाती है, और इसीलिए जो है इस गरुड़ घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, जो गरुड़ घाटी है वो कोसी नदी के प्रभाव में स्थित है, यानी कि कोसी नदी का ही इसमें सबसे बड़ा हाथ है उपजाऊ होने में। तो ये भी आपको याद रखना है। बैजनाथ मंदिर भी दोस्तों इसी गरुड़ घाटी में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, आर्थिक आधार पर यहाँ के लोगों द्वारा लोगों का जो है मुख्य आर्थिक आधार जो है वो कृषि है, क्योंकि यहाँ पर चावल का जो है अच्छी पैदावार होती है अपने आप में दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों, जो यहाँ पर सिंचाई होती है, यहाँ पर जो है अधिकांश सिंचाई जो है कोसी और उसकी सहायक नदियों के से ही सिंचित होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर बिजनी देवी शाह है, पर इसका नाम जो है मतलब इनका नाम जो है विष्णु देवी शाह है। आपको विष्णु देवी शाह ही पढ़ना है। तो दोस्तों, विष्णु देवी शाह का संबंध जो है बागेश्वर के किस ऐतिहासिक
संदर्भ में है, मतलब आपको बताना है इन्होंने मतलब किस उसमें था, मतलब इन्होंने क्या स्पेशल करा था। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि विष्णु देवी शाह जो है ये स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, कौन है, या इनका संबंध किस जनपद से है। तो दोस्तों उत्तराखंड से प्रथम जेल जाने वाली महिला जो है विष्णु देवी शाह थी और दोस्तों इनका संबंध जो है बागेश्वर जनपद से था। ये भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, जो विष्णु देवी शाह थी उन्होंने 1930 और 1932 के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो विष्णु देवी शाह थी वो बागेश्वर नगर पालिका के चुनाव में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों महिला जागृति, तो दोस्तों इन्होंने जो है जिले में महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए कार्य किया था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उनके सम्मान में जो है राज्य सरकार द्वारा कई स्मारक और योजनाएं चलाई जाती हैं, तो ये भी अपने आप में एक बागेश्वर से इम्पोर्टेंट महिला हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है बागेश्वर का पांडु स्थल पर्यटन स्थल किन 2 मंडलों की सीमा पर स्थित है। बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें जनपद नहीं पूछा है, बेसिक नहीं है। कई बार अगर हम बेसिक को कवर करके नहीं जाते हैं या अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो हमारा ये गलत हो जाता है। तो दोस्तों इसमें मंडल पूछे हैं कि 2 मंडल कौन से हैं, तो मंडल कौन से होंगे, कुमाऊं और गढ़वाली होंगे। ये किस में दिया है, तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उसके अलावा दोस्तों ये जो पांडु स्थल है बागेश्वर का, ये जो है बागेश्वर और गढ़वाल की सीमा पर स्थित एक सुंदर और रमणीक स्थल है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, जो पांडु स्थल है बागेश्वर का, ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञात प्रवास के दौरान यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो पांडु स्थल है वो ट्रैकिंग के लिए काफी लोकप्रिय स्थान है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो ये पांडु स्थल बागेश्वर का है, तो यहाँ जो है यहाँ से जो है हिमालय की चोटियों की विहंगम दृश्य दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों इसी पांडु स्थल क्षेत्र में यहाँ विभिन्न प्रकार के हिमालय फूल और वनस्पतियां पाई जाती है, यानी कि जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है पिंगनाथ हो गया दोस्तों, ये पिन्नाथ, थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि इतना तो मेरा भी कभी कभी दिमाग चलता नहीं है, पिन्नाथ है कि पिंगनाथ है, क्योंकि पिंगनाथ पढ़ा है ना मैंने। तो दोस्तों फिलहाल आप इसका मतलब थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं देखूंगी तो मुझे 10 बुक खोलनी पड़ेंगी, मतलब अलग अलग बुक पे क्या क्या दिया है। वैसे तो पिंगनाथ है दोस्तों, पिंगनाथ है ये, मतलब ना पिंगनाथ का मेला बागेश्वर जनपद में किस स्थान पर आयोजित होता है। तो दोस्तों पिंगनाथ जो है, पिंगनाथ मेला वो कौसानी क्षेत्र में लगता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कौसानी के पास ही पिंगनाथ पहाड़ी पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर भी है, तो ये भी आपको याद रखना। और यहीं पर जो है पिंगनाथ मेला भी लगता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों पिंगनाथ मंदिर जो है यह कौसानी से लगभग 5 किलोमीटर ट्रैकिंग की दूरी पर है। और दोस्तों यहाँ पर जो है शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पिंगनाथ पहाड़ी पर किस देवता का मंदिर है, तो आपको याद रखना है शिव का। और दोस्तों जो पिंगनाथ पहाड़ी है यहाँ से जो है त्रिशूल और नंदा देवी चोटियों का भी बहुत मतलब भव्य दृश्य दिखता है, स्पष्ट दृश्य दिखता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ का जो मंदिर परिसर का जो क्षेत्र है ये घने जंगलों से घिरा हुआ है, मतलब एक बहुत ही सुंदर और रमणीक क्षेत्र अपने आप में ये क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 24 है भिटवा जलप्रपात बागेश्वर जनपद के किस तहसील में स्थित है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भिटवा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है, तो आपको याद रखना है बागेश्वर। और वैसे तो तहसील नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं तहसील इसलिए पूछती हूँ क्योंकि तहसील पूछ ली जाती है। तो दोस्तों वैसे तो जो भिटवा जलप्रपात है, अगर आपको इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएं तो भिटवा जलप्रपात जो है आपको डायरेक्ट बागेश्वर ही अगर दिया जाएगा तो वहां पर आपको बागेश्वर ही टिक करना है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का डी सटीक आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों झेलम झरना यह बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। और दोस्तों ये जो है स्थानीय लोगों के
पिकनिक मनाने और घुमाने की जगह है, तो ये मतलब एक इम्पोर्टेंट स्थल हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कथन ए है, बागेश्वर को कुमाऊं की काशी भी कहा जाता है। कारण आर है, यह सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है, जैसे वाराणसी गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है और उसके बाद इसका आंसर लगाना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का ए सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि आपस में जो कारण आर है वो जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों जो बागेश्वर की जो भौगोलिक स्थिति है, ये जो है वाराणसी के समान होने के कारण ही इसे उत्तर का वाराणसी की संज्ञा दी जाती है या कुमाऊं की काशी की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए आपको ये भी याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों नदी संगम। तो दोस्तों सरयू को यहाँ गंगा और गोमती को यहाँ यमुना के समान पवित्र माना जाता है। ये जो है एक बार का क्वेश्चन बना हुआ है, आप कुछ भी अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप देख सकते हैं, अगर किसी ने इस प्रकार से पढ़ाया होगा तो आप देख सकते हैं। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि सरयू को किसके समान मतलब किसकी संज्ञा दी जाती है, तो सरयू को दी जाती है गंगा की और गोमती को दी जाती है यमुना की, और ये किस आधार पर दी जाती है, तो पवित्रता के आधार पर ये संज्ञा दी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर इसे वाराणसी की संज्ञा क्यों दी जाती है, तो यहाँ पर जो है मंदिर समूह है जहाँ पर कई प्राचीन शिव के मंदिर हैं, इसलिए इसे कुमाऊं की वाराणसी की संज्ञा दी जाती है। और दोस्तों हिंदू धर्म में इसे मुक्ति क्षेत्र के रूप से मान्यता प्राप्त है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी क्षेत्र में जो है यहाँ पर अग्निकुंड भी एक पवित्र स्थल है, तो आपको याद रखना है अग्निकुंड कहाँ स्थित है, तो वो है बागेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 26 है, गोपीदास जिनका संबंध बागेश्वर से था किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गोपीदास जो है लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं और इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है बागेश्वर से। सबसे पहले आपको याद रखना है कि गोपीदास का संबंध किस जनपद से है, तो वो है बागेश्वर से। और अगर आपसे उनकी मतलब उन्होंने किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया था, तो दोस्तों आपको याद रखना है लोक गीत के क्षेत्र में। और ये जो है लोक गीतज्ञ थे, यानी कि मतलब इनको लोक गीतों का काफी गहरा ज्ञान था, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों जो गोपीदास जो है बागेश्वर के एक प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ थे और इन्होंने जो है कौसानी और आसपास के क्षेत्रों में लोक संगीत को बढ़ावा दिया था। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों जो बागेश्वर के जो गोपीदास जी थे वो जो है हुड़के और अन्य पारंपरिक कुमाऊं वाद्य यंत्रों में ये इनकी निपुणता थी, यानी कि ये संगीतज्ञ थे और लोकगीत अज्ञ थे। तो उसी के साथ जो है दोस्तों ये जो है कुमाऊं के जो वाद्य यंत्र हैं उनमें भी ये निपुण थे। और दोस्तों लोक विधा, इन्होंने जो है झोड़ा और चांचरी जैसे लोक विधाओं को भी जीवित रखा है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उनके गाने जो है आज भी बागेश्वर क्षेत्र में गूंजते हैं, इसलिए जो है अपने आप में ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति बागेश्वर जनपद से हो जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा उन्होंने जो है उत्तराखंड की लोक संस्कृति का संरक्षक भी माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कभी इस प्रकार से पूछा जाए कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का संरक्षक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है बागेश्वर के गोपीदास। क्वेश्चन नंबर 27 है, बागेश्वर जिले का शामा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बागेश्वर जिले का जो शामा क्षेत्र है ये चाय के बागान और सुंदर वादियों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्षेत्र भी इसलिए कवर करवा रही हूँ क्योंकि क्षेत्र से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्षेत्र विशेष पूछा जाता है और उसके बारे में 5-6 कथन दिए जाते हैं और बताया जाता है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन वही होता है क्योंकि हमने ढंग से पढ़ा तो रहता नहीं है और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है बागेश्वर का जो क्षमा क्षेत्र है ये जो है एक छोटा सा और अत्यंत सुंदर पहाड़ी कस्बा है जो कि जो है अपनी प्राकृतिक सुंदरता और चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों जो शामा क्षेत्र है बागेश्वर का ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित है। और दोस्तों शामा तहसील जो है मतलब जो शामा की जो तहसील है अब इसे तहसील का दर्जा दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो शामा क्षेत्र है यहाँ से जो है हिमालय का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भानकोट नामक
प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र बागेश्वर के किस ब्लॉक में स्थित है? तो दोस्तों भानकोट नामक प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र जो है ये कपकोट में स्थित है। तो आपको याद रखना है कपकोट ब्लॉक में स्थित है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो ये भानकोट कपकोट ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, जो ये भानकोट क्षेत्र है यहाँ से कपकोट की घाटी की बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ जो है कृषि क्षेत्र अपने आप में उपजाऊ भूमि और फलों के बागानों के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। और दोस्तों स्थानीय मेले और त्योहार भी कई पारंपरिक रूप से यहाँ मनाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कई छोटे छोटे ट्रैकिंग रूट भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सुमेलित कीजिए, एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका क्षेत्र या उपलब्धियां दी गई हैं। तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के ये विजेता रहे हैं। और दोस्तों बद्रीदत्त पांडे यानी कि कुमाऊं केसरी की उपाधि इनको दी गई है। और दोस्तों सरलाबेन का सम्मान जो है लक्ष्मी आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और दोस्तों विष्णु देवी शाह जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला का गौरव इनको प्राप्त है, जिनका संबंध जो है बागेश्वर जनपद से ही था। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, जो सुमित्रानंदन पंत थे उनको 1968 में चिदम्बरम उनकी रचना थी, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब जो है दोस्तों ईयर भी पूछे जाते हैं, तो आपको ईयर भी क्लियर करते हुए जाना है। और दोस्तों कुमाऊं की हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसके अलावा दोस्तों सरलाबेन जो है अगर वो गांधी जी की शिष्य थी, तो ऑफकोर्स वो जो है एक गांधीवादी विचारधारा की प्रचारक और प्रसारक होगी। ये जो है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो जाता है। और दोस्तों विष्णु देवी शाह इन्होंने जो है नमक आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, ये भी आपको याद रखना। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्लीज बताइएगा कि आपको सुपर 30 क्वेश्चन कैसे लगे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, बागेश्वर जिले के पुंगार घाटी किस नदी के प्रवाह क्षेत्र में है? तो दोस्तों बागेश्वर की जो पुंगार घाटी है ये जो है सरयू नदी की सहायक नदी पुंगार नदी के मतलब प्रभाव क्षेत्र में है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो पुंगार घाटी है ये जो है पुंगार नदी के किनारे पर स्थित है। और पुंगार नदी किसकी सहायक नदी है? तो मैंने अभी आपको बताया है सरयू नदी की। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों जो ये पुंगार घाटी है यह जो है बागेश्वर की उपजाऊ कृषि भूमि में गिनी जाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों जल स्रोत जो है पुंगार नदी का उद्गम जो है स्थानीय पहाड़ों से होता है। और दोस्तों कृषि की दृष्टि से जो पुंगार घाटी है मुख्य रूप से धान और गेहूं की खेती यहाँ पर होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? प्लीज वीडियो के माध्यम से मतलब कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और उसके बाद जो है वहां से पीडीएफ प्राप्त करिए। और पीडीएफ में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है और आपको देखना है आपके कितने, उसके बाद आपको वीडियो सोल्यूशन देखना है और आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, मतलब कितना आपको एक जिला कवर है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बनाए रहिएगा क्विक एंड टाइल के साथ। जय हिंद, जय भारत।